ओके, लेट्स टॉक अबाउट जीन एक्सप्रेशन। सो जीन हमें पता है कि क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन किसी भी कैरेक्टर के लिए स्टोर होती है। जिस तरह लाइट के अंदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है, उन्हें हम जीन्स का नाम देते हैं। वो एक जीन जो है वो किसी एक कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। उस जीन की इंफॉर्मेशन का बाहर आना जो है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये जीन एक्सप्रेशन जो है ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, डीएनए जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बना के। जो जीन एक्सप्रेशन असल में वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो डीएनए है उसका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे पास ये कहलाता है जीन एक्सप्रेशन। दो स्टेप्स के अंदर होता है, बहुत आसान है। पहले स्टेप के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन डीएनए से कॉपी होती है और उस कॉपीड इंफॉर्मेशन को हम आरएनए कहते हैं या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, ये स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाई डू वी नीड आरएनए। मतलब हम डायरेक्ट डीएनए से जो है वो प्रोटीन्स क्यों नहीं बना सकते, ट्रांसलेशन जो है वो डायरेक्टली क्यों नहीं हो जाता, आरएनए की जरूरत क्यों है। तो इसकी दो तीन रीजन है। डीएनए जो है इज लाइक योर रेसिपी, ठीक है। और जो आपके राइबोसोम्स हैं वो शेफ है, ठीक है। तो रेसिपी जो है वो आपकी एक ऐसी जगह पे पड़ी हुई है जहाँ पे शेफ का दाखिला नहीं है, और रेसिपी इतनी बड़ी है कि वो वहां से निकल के नहीं आ सकती जहाँ पे आपका शेफ मौजूद है। तो जो प्रोडक्ट बनना है यानी जो डिश बननी है, जो प्रोटीन बननी है, उसको बनाने के लिए इस रेसिपी को पढ़ना जरूरी है। तो एक वजह यह है कि फिर इसकी एक ऐसी कॉपी बनाई जाती है जो कि वहां से निकल के इस शेफ तक आ सके और ये शेफ जो है इस रेसिपी को पढ़ के प्रोडक्ट बना सके या डिश बना सके। तो चूंकि डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता और राइबोसोम जो है उनका दाखिला ममनू होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसी वजह से यू नीड एन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जिसे आप आरएनए कहते हैं, जो कि यहाँ से बन के और फिर यहाँ पे आ जाता है, यानी न्यूक्लियस में बन के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि आपके जो राइबोसोम्स हैं वो लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा कच्चे हैं। तो डीएनए जो है वो जिस लैंग्वेज के अंदर है वो पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। जैसे डीएनए के अंदर आपका थायमीन होता है तो ये थायमीन को नहीं पढ़ सकते, तो ये यूरासिल को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़े से चेंजेस भी करने पड़ते हैं, ठीक है। वो नकल करके थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तो वो आरएनए बनता है आपका और फिर इस आरएनए को आपका राइबोसोम पढ़ता है और वो अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन बनाता है। सो दिस इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। ये पूरा स्टेप है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो एक डायरेक्शन के अंदर हो रही है, डीएनए से इस डायरेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। तो सेंट्रल डॉग्मा जो है ये इस आइडिया को कहते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, तो ये कहलाता है सेंट्रल डॉग्मा। जीन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जीन एक्सप्रेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है जिसको आप प्रोटीन कहते हैं वही आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ बनाती है। जो प्रोडक्ट बनता है प्रोटीन आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर भी पाया जाता है, बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हर एक में प्रोटीन है। अगर आपको याद हो तो 50% ऑफ द ड्राई सेल ऑफ द वेट जो है वो प्रोटीन होता है, यानी अगर आप सेल में से पानी सारा निकाल दें और उसके बाद जो भी चीजें बची हैं उनका वजन करें तो उसमें से 50% प्रोटीन है। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है हमारी बॉडी का, और इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, जो प्रोटीन्स है वो आपकी बॉडी के फंक्शंस भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जीन्स अगर अपने आप को एक्सप्रेस ना करें तो उसकी वजह से बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकती। तो एक एक करके जरा बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन की और फिर ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट, जिस पार्ट से भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक ही वक्त में पूरा का पूरा डीएनए जो है उससे इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स हैं, हजारों जीन्स हैं। उन हजारों जीन्स में से किसी सेल के अंदर कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, कोई जीन ये एपिजेनेटिक्स मैंने शायद डिफरेंशिएट भी किया था। मैंने बताया था कि एपिजेनेटिक्स यही होता है कि वाई हर सेल के अंदर जो है वो पूरा डीएनए मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जैसे बात करते हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियास के बीटा सेल क्यों बनाते हैं। इंसुलिन बनाने वाला डीएनए आपके बाल से लेकर आपके नाखून तक, पैर के नाखून तक, हर सेल के अंदर आपके पास जो है ना वो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए मौजूद है, लेकिन हर जगह वो एक्सप्रेस नहीं होता। वो इसी वजह से एक्सप्रेस नहीं होता क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो डिसाइड करता है कि कौन से सेल में कौन सी जीन्स एक्सप्रेस होंगी या नहीं। खैर, ओवरऑल जहाँ पे जितना डीएनए मौजूद भी है उसमें से भी सारा डीएनए जो है वो एक ही टाइम के ऊपर कॉपी होने के लिए या एक ही टाइम पे उससे प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता।
तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट खोलते हैं और उस स्पेसिफिक पार्ट से हम इन्फॉर्मेशन कॉपी करते हैं, उस कॉपीड इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये बनती न्यूक्लियस के अंदर है और फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स के पास जाती है और राइबोसोम्स इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के अमाइनो एसिड्स को आपस में मिला के वो जो है ना अमाइनो एसिड की एक चेन बनाता है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सेंट्रल डॉग्मा का। ये न्यूक्लियस है, दिस बाउंड्री इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो एक आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। आरएनए बनने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं या मॉडिफिकेशंस कहते हैं। उसके बाद ये आरएनए जो है ये बाहर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद राइबोसोम्स इसको पढ़ते हैं, अमीनो एसिड को ऐड करते हैं और फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। फिर उस पॉलीपेप्टाइड चेन को एक खास तरह की फोल्डिंग की जाती है, एक खास तरह की फोल्डिंग की जाती है जो कि उसके फंक्शन के लिए रिस्पांसिबल होती है, एंड देन इट बिकम्स अ प्रोटीन। सो दिस इज द होल आइडिया। ट्रांसलेशन के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है उसकी इंफॉर्मेशन को, यानी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको अमीनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और ये होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड ले लेकर आता है, और राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो आपका एंजाइम काम करता है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि आरएनए फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज अनदर डायग्राम, दिस इज द डीएनए। ठीक है, डीएनए पे प्रोटीन या एंजाइम काम करते हैं और उससे जो है वो 3 तरह के आरएनए बनते हैं। अब इसमें जितना भी आरएनए है सेल के अंदर वो सारा का सारा डीएनए से बनता है। अब कुछ होते हैं जो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं। नॉन कोडिंग आरएनए के अंदर आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनती, और जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं इससे भी कोई प्रोटीन नहीं बनती, ये आरएनए की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और मैसेंजर आरएनए वो होता है जो कि आगे जाकर ट्रांसलेशन करवाता है। तो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के ट्रांसफर के लिए रिस्पांसिबल होता है और राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम्स का इंटीग्रल पार्ट होता है और ये पेप्टाइड लिंकेज के अंदर हेल्प करता है। जीन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जीन वो सेगमेंट है डीएनए का कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए, और ये इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हम भी हेरिडिटरी मटेरियल या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो हैं उनमें एक खास तरह का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो बेसिकली जो भी डीएनए होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाते हैं, हजारों न्यूक्लियोटाइड, लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके अंदर जो कि पूरा डीएनए बनाते हैं, लेकिन उनकी वैरायटी 4 तरह की होती है। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। ठीक है, तो यही रिपीट हो रहे होते हैं। अब होता यह है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का एक सेट जो है वो मिलकर एक कोड बनाता है और वो कोड जो है असल में जेनेटिक कोड कहलाता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं, कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मिलकर एक अमीनो एसिड का नाम बताते हैं। यानी एक अमीनो एसिड का नाम पता करने के लिए, एक अमीनो एसिड को बुलाने के लिए आपको 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए होता है, और वो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो जेनेटिक कोड कहलाता है। ठीक है, कोई भी डीएनए का सीक्वेंस जो है वो आपको असल में क्या बताता है, जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उससे आपको 3 बातें पता लगती है। नंबर 1 कि कौन से अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन के अंदर रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हर 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक अमीनो एसिड का नाम बता रहे हैं, तो 3 करके कितने सारे न्यूक्लियोटाइड के कोड लगे हुए हैं, दे विल टेल यू कि कौन कौन से अमीनो एसिड इनके अंदर आएंगे। देन उनका जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है किसी भी जीन के अंदर, वो आपको बताता है कि किसी भी बनने वाली प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। यानी मैं बिना प्रोटीन देखे सिर्फ डीएनए को पढ़ के बता सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से, इससे बनने वाली प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे, क्योंकि मैं 3 न्यूक्लियोटाइड को देखूंगा कि इससे बनने वाली प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे। और दूसरा ये कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा और तीसरे नंबर पे कौन सा, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे कौन सा कोड लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा कोड लगा हुआ है। और तीसरा मैं ये बता सकता हूँ कि इससे बनने वाली जो प्रोटीन है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड होंगे, उसकी जो है वो लेंथ क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि कितने 3 करके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 इस तरह के कोड लगे हुए हैं, 100 सीक्वेंसेस लगे हुए हैं, तो इसका मतलब इससे बनने वाली जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसके अंदर 100 अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, वाई जेनेटिक कोड, ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि भाई जेनेटिक कोड जो है, जैसे मैंने बताया कि वो 3 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्यों ही मुश्तमिल है, क्योंकि दो के ऊपर क्यों मुश्तमिल नहीं है या फिर एक के ऊपर क्यों नहीं है। तो अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक अमीनो एसिड को बुलाए, यानी एडेनिन को देखकर एक अमीनो एसिड आ जाए, ठीक है, ग्वानिन को देखकर दूसरा अमीनो एसिड आ जाए, साइटोसिन को देखकर तीसरा अमीनो एसिड आ जाए, और
थायमीन को देखकर चौथा अमाइनो एसिड आ रहा है, तो आपकी प्रोटीन में सिर्फ 4 तरह के अमाइनो एसिड आ सकेंगे, जबकि हमारी प्रोटीन्स के अंदर 20 अमाइनो एसिड होते हैं। तो बाकी के 16 अमाइनो एसिड के लिए तो कोई कोड बचा ही नहीं। अगर एडेनिन, फॉर एग्जांपल एडेनिन जहां पर नजर आएगा वहां पे राइबोसोम वेलिन को बुला ले, अगर ग्वानिन जहां पे नजर आएगा वहां पे राइबोसोम फिनाइलएलेनिन को बुला ले, साइटोसिन जहां पे नजर आए वहां पे वो हिस्टिडीन को बुला ले, और थायमीन जहां पे नजर आए वहां पे वो लाइसिन को बुला ले। तो यही 4 अमाइनो एसिड मिलकर आपकी सारी प्रोटीन बनाएंगे, इसके अलावा कोई भी अमाइनो एसिड आपकी प्रोटीन्स के अंदर नजर नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली हमारी प्रोटीन्स के अंदर 20 अमाइनो एसिड नजर आता है। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कोड नहीं बना सकता। अगर हम दो न्यूक्लियोटाइड का कोड बनाए, यानी एक कोड हो जाए एडेनिन एडेनिन, एडेनिन एडेनिन को देखा तो आपने लाइसिन को बुला लिया। अगर आप बनाए एडेनिन ग्वानिन, इसको देखा तो आपने हिस्टिडीन को बुला लिया। एडेनिन साइटोसिन, इसको देखा तो आपने किसी और अमाइनो एसिड को बुला लिया। और एडेनिन थायमीन, इसको देखा तो किसी और को बुला लिया। तो इससे बनेंगे 16 कोड्स। तो अगेन 16 कोड्स बनेंगे, तो बाकी के 4 अमाइनो एसिड, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनानी है, तो हमें ऐसी हमें जो है वो कोड ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए जब आप 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला मिलाकर कोड बनाते हैं, यानी एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ये एक कोड हो गया एक अमाइनो एसिड के लिए। एडेनिन एडेनिन ग्वानिन, ये दूसरा कोड है। एडेनिन एडेनिन साइटोसिन एंड एडेनिन एडेनिन थायमीन। ठीक है, तो इस तरह जब आप कोड्स बनाते हैं तो आपके पास 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और जबकि अमाइनो एसिड जो है वो 20 है। तो देखने में ये आया है कि हमारे पास कोड ज्यादा बन रहे हैं और अमाइनो एसिड्स कम है। तो होता यह है कि एक एक अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये चारों कोड जो हैं ये एक ही अमाइनो एसिड के लिए हैं, तो एक एक अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोड जो है वो हमारे पास मौजूद है। टोटल 64 कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक हमारे पास स्टार्ट कोडॉन कहलाता है, इन्हें कोडॉन्स भी कहते हैं। एक वो है कि जिससे आपकी कहानी स्टार्ट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। एक वो 3 वो हैं जिन्हें आप स्टॉप कोड कहते हैं, यानी इनके ऊपर आकर कहानी खत्म हो जाती है। और बाकी जो 61 है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कॉल आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि किसी एक अमाइनो एसिड का नाम बताता है, इसको आप कोडॉन का नाम देते हैं। और इन्हीं कोडॉन्स को पढ़ के राइबोसोम जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ पढ़ता है और एक एक अमाइनो एसिड को बुलाता रहता है। तो टोटल 64 कोडॉन है। इसमें से AUG जो है, किधर गया, यहाँ देख लेते हैं। इसमें जो AUG है दिस इज नोन एज द स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। और 3 ऐसे हैं जिन्हें आप स्टॉप कोडॉन का नाम देते हैं। उसमें UAG है, UAA है, अरे अरे अरे, अरे कहाँ जा रहा है, UAG है, UAA है और UGA है। तो ये आपके स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ये भी एक लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि उसकी ज़रूरत होती है, पंक्चुएशंस की ज़रूरत होती है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जो है वो कॉमा है, कहाँ पे पॉज आएगा, कहाँ पे स्टॉप होना है। लेकिन जेनेटिक कोड के अंदर इसकी पंक्चुएशंस की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि जो राइबोसोम है उसको ऑलरेडी पता है कि तीन न्यूक्लियोटाइड्स को उसने साथ मिला के पढ़ना है। तो अगर इंग्लिश के अंदर भी ऐसा ही हो, आपको पता हो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने तीन अल्फाबेट्स को मिलाकर पढ़ना है, तो मेरे ख्याल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पंक्चुएशन की। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया, अगर मुझे पता है मुझे तीन अल्फाबेट मिला के पढ़ने, तो पहला वर्ड मेरा फैट हो जाएगा, दूसरा वर्ड मेरा मैन हो जाएगा, तीसरा वर्ड मेरा हिट हो जाएगा, चौथा द हो जाएगा और पांचवा कार हो जाएगा। तो मुझे किसी पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रूल ये है कि तीन। लेकिन चूंकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट वर्ड्स जो हैं उनकी डिफरेंट लेंथ होती है, तो वी नीड पंक्चुएशंस, वी नीड स्पेसिंग, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कहाँ वर्ड खत्म हो रहा है, कहाँ से दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। बट जेनेटिक कोड के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये एग्जांपल दी हुई है ट्रांसक्रिप्शन की, इसके ऊपर आते हैं। पहले मैं यहाँ दिखा दूँ। सो दिस इज 1 अमाइनो एसिड फिनाइलएलेनिन। तो फिनाइलएलेनिन के लिए 2 कोड्स हैं। अगर ट्रिपल यू होगा आरएनए के अंदर तब भी फिनाइलएलेनिन को बुलाया जाएगा, अगर डबल यूसी होगा यानी यूरासिल और साइटोसिन होगा तब भी फिनाइलएलेनिन को बुलाया जाएगा। ऊपर जो हम बात कर रहे थे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमीन की, वो हम डीएनए के अंदर बात कर रहे थे। इससे बनने वाला जो आरएनए होगा उसमें एडेनिन और थायमीन के बजाय यूरासिल होगा। ठीक है, इसी तरह ल्यूसीन है, इसके लिए भी 2 कोड्स हैं। सॉरी, ल्यूसीन के लिए ये 2 कोड्स हैं और ये 4 कोड्स और हैं, तो टोटल 6 कोड्स हैं जो कि ल्यूसीन के लिए हैं। ठीक है, ये इन्होंने इस तरह से अरेंज किए हैं कि जो यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से ये सी से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये सी से स्टार्ट होने वाले हैं, ये इन्होंने ए से स्टार्ट होने वाले अलग किए हैं, और ये जी से। तो ये अच्छा इन्होंने जो है ना वो अरेंजमेंट की हुई है। ठीक है, सो सिंगल अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोड जो है वो अवेलेबल है।
हाँ, तो AUC जो है वो आइसोल्यूसिन का कोड है। अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 7 आइसोल्यूसिन हो तो इसका जो मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ पर दिया हुआ है। दिस वाज द जीन जिसको जिससे जो है वो आरएनए बनाया गया था। तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं TAG, ठीक है, टैग टैग टैग। तो इससे बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होंगे AUC, इसके ये 7 कोड्स हैं। और AUC जो कि आइसोल्यूसिन का कोड है, तो इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर सारे के सारे आइसोल्यूसिन मौजूद होंगे। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है लेकिन 64 कोड्स हैं टोटल, जिसमें से 3 कोड जो है आपके स्टॉप कोड है और एक कोड जो है वो आपका स्टार्ट कोड है। लेकिन स्टार्ट कोड जो है वो भी किसी न किसी अमाइनो एसिड के लिए जो है वो किसी न किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, हमारा जो जेनेटिक कोड है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है रिडंडेंट या डिजेनरेट। रिडंडेंट का मतलब ये होता है एक्सेसिव। हमें ऑलरेडी नजर आ रहा है कि एक अमाइनो एसिड के लिए बजाय एक कोड होने के बजाय इसके के टोटल 20 कोड होते हैं, हमारे पास 61 कोड्स हैं जो कि अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड है, तो इसका मतलब ये एक्सेसिव मौजूद है, यानी एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल कोड्स मौजूद है, एक ही अमाइनो एसिड को बुलाने के लिए मल्टीपल कोड्स मौजूद है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिडंडेंट या डिजेनरेट। तो इवन दो हमारा कोड जो है वो रिडंडेंट है लेकिन एम्बिगस नहीं है। एम्बिगस का मतलब ये है कि एक कोड जो है वो किसी एक ही अमाइनो एसिड को बुलाता है, एक कोड से दूसरा अमाइनो एसिड नहीं आता। तो ये बात समझने की जरूरत है कि एक अमाइनो एसिड जो है, कोई एक अमाइनो एसिड जो है उसके लिए मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं, ठीक है, 4-5 कोड्स हो सकते हैं, लेकिन एक कोड से एक ही वक्त में सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड आता है। कोई एक कोड सिर्फ एक अमाइनो एसिड को बुलाएगा, तो एम्बिगस नहीं है, ठीक है। रिडंडेंट है, डिजेनरेट है, लेकिन एम्बिगस नहीं है हमारा कोड। सो दिस इज द बेसिक्स। अब ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है ये डिटेल में। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान सा प्रोसेस है। हमने पहली बात की थी कि कॉपी होती है, इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से कॉपी होती है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है। दिस इज द डीएनए, ठीक है, एग्जांपल दी हुई है डीएनए, ये आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप होता है कि जिसके अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है वो आपका कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और वजह इसकी ये थी कि डीएनए वहां से उठ के साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता, राइबोसोम साइटोप्लाज्म से उठ के डीएनए में नहीं आ सकते, और डीएनए जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है और हमें एक बहुत छोटे से पार्ट की जो है वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसी वजह से यू नीड एन आरएनए। दो लिमिटेशंस क्या है ट्रांसक्रिप्शन की। पहली बात यह है कि कोई सिलेक्टेड पार्ट होता है जो कि ट्रांसक्राइब होता है डीएनए के अंदर। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि इंसुलिन बनाने वाला डीएनए सबके अंदर मौजूद है, लेकिन सिर्फ वही सेल जो है वो डीएनए बनाते हैं कि जहां पर वो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और इवन बहुत सारी जीन्स जो है वो किसी सेल में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही वक्त में जो है वो सारी के सारा डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। सिर्फ तब बनता है इससे आरएनए या तब इससे इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आती है, तब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जब रिक्वायर्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल बॉडी को अगर कोई हार्मोन बनाना है और उसकी जरूरत है तो बस वो उसी वक्त डीएनए से बन के आएगा, हर वक्त नहीं बनता रहता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए हर वक्त जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस करता रहे। जब उसकी जरूरत होती है, जब मैसेज आता है, कोई चीज बननी होती है, किसी चीज का फंक्शन होता है, किसी चीज की जरूरत होती है, सिर्फ एट दैट टाइम डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अच्छा, अब हमारे पास जो डीएनए के दो धागे हैं, पहली बात तो वो दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। अगर एक धागे के अंदर यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल के मुताबिक दूसरे धागे के अंदर यहाँ पे थायमीन लगा होगा। अगर एक धागे में यहाँ पे साइटोसिन लगा हुआ है तो दूसरे धागे में यहाँ गुआनिन लगा होगा। अगर इस धागे में यहाँ गुआनिन लगा है तो इधर साइटोसिन, और अगर इधर यहाँ थायमीन लगा है तो इधर एडेनिन। तो ये दोनों धागे एक दूसरे के एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों धागों की इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी एक धागे के अंदर होती है, उस धागे को नाम दिया जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड का। फॉर एग्जांपल इनमें से हम ये वाला धागा ले लेते हैं, ठीक है। तो इस धागे के अंदर वो सीक्वेंस है, इस धागे में वो सीक्वेंस है कि जिससे असल में प्रोटीन बनेगी। यानी इस धागे की इंफॉर्मेशन जब कॉपी होगी उससे जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा, उससे जो प्रोटीन बनेगी वो एक्चुअली फंक्शनल होगी। तो ये वाला जो धागा है इसको कॉपी किया जाएगा, इसको कॉपी नहीं किया जाएगा। सो ये वाला जो धागा है ये कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, या इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और इसके सामने वाला जो धागा होता है, जो ऑपोजिट धागा होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें कॉपी नहीं करनी, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन बनाने की वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन हमें है, वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड कहलाता है।
इसको सेंस स्ट्रैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इस धागे को कॉपी करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस धागे को कॉपी करूं तो यहाँ पे आरएनए बनेगा। तो अगर यहाँ पे एडेनिन था तो इसके सामने यहाँ यूरेसिल आएगा, यहाँ पे साइटोसिन था तो ग्वानिन आएगा, यहाँ पे ग्वानिन आएगा तो साइटोसिन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर थायमीन था तो यहाँ पे एडेनिन आएगा। अगर आप गौर करें तो इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पे सिवाय थायमीन की तब्दीली के बाकी तीनों सेम चीजें हैं। तो असल में ये जो आरएनए बनता है उसका सीक्वेंस मैच करता है इस वाले धागे से, इसी वजह से इसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं या इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है असल में उसका सीक्वेंस मैच कर रहा होता है इससे, ठीक है। लेकिन जिस धागे को आपने कॉपी किया है उस धागे को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये दो धागे हो गए। तो हमें जो धागा कॉपी करना है, हमें जिस धागे से इंफॉर्मेशन निकालनी है, जिस धागे से मैसेंजर आरएनए बनेगा वो कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड का नाम भी देते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने डीएनए पॉलीमरेज के अंदर देखा था कि वो एक डायरेक्शन के अंदर चलता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो एंजाइम रिकॉर्ड होता है उसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज, वो जिस तरह डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था, आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता है। हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और न्यूक्लियोटाइड जो है उनमें एक अगर पूरी हमारे पास इस तरह से चेन है तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा, और दूसरा धागा इसके ऑपोजिट लगा हुआ होगा तो यहाँ पे उसका 5 प्राइम एंड होगा और यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। तो हम किसी एक धागे की बात कर रहे हैं, तो उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर आरएनए पॉलीमरेज किस तरफ से मूव करेगा, तो ये मूव करेगा 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज को हमने देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज उस बच्चे की तरह था कि जिसको अपने बाप का पैसे चाहिए था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या अपने बाप का बिजनेस चाहिए था कंटिन्यू करने के लिए, वो स्टार्ट नहीं कर पाता था, तो उसको जरूरत थी प्राइमेज एंजाइम की। प्राइमेज एंजाइम असल में आरएनए पॉलीमरेज ही होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज की वैरायटी होती है जिसको आप प्राइमेज कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज की इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम स्टार्ट से स्टार्ट कर सकता है, तो इसको किसी प्राइमर की जरूरत नहीं होती, इसको किसी शॉर्ट सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती। ये जो है ना वो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है उसको हम 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास होता है जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं या स्टार्ट कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसको डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करके आरएनए बनाना है, वो आके अटैच होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, डीएनए के उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ की इंफॉर्मेशन हम कॉपी करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इस आरएनए पॉलीमरेज को पता कैसे लगता है कि भाई कहाँ से कॉपी करना है, स्टार्ट करना है, तो एक खास तरह का सीक्वेंस होता है जिसको आप प्रोमोटर रीजन कहते हैं। जैसे कोई भी मैराथन होती है या कोई भी रेस होती है तो उसके अंदर एक स्टार्टिंग लाइन होती है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे अगर रेस हो रही है तो यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप सी बनी हुई होती है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप सी बनी होती है, सो दिस इज द स्टार्टिंग लाइन। बिल्कुल इसी तरह कोई भी जीन जो होती है उसमें जहाँ काम की इंफॉर्मेशन होती है उससे पहले आपकी एक स्टार्टिंग लाइन या एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको आपका ये आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करता है, और उस रीजन को हम नाम देते हैं प्रोमोटर रीजन का। तो प्रोमोटर रीजन जो है उससे आरएनए को पता लगता है कि अच्छा भाई इस जीन को जो है वो कॉपी करना है हमने, और किस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि प्रोमोटर रीजन पे एक बार आके बैठ जाएगा तो उसे पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि ये हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है। तो ये भी उसको प्रोमोटर रीजन पे आने के बाद ये भी पता लग जाता है कि उसको किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में नहीं चल सकता। तो प्रोमोटर रीजन असल में क्या होता है, शॉर्ट सीक्वेंस होता है डीएनए बेसिस का। डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो डीएनए के बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स ही है, कोई खास अलग से चीज नहीं लगी हुई, लेकिन एक खास तरह का सीक्वेंस होता है जिसको आपका वो आइडेंटिफाई करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है, किधर गया, हाँ, तो ये शॉर्ट डीएनए का जो सीक्वेंस है, शॉर्ट सीक्वेंस है जो डीएनए का, ये किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, 3 डायरेक्शन के अंदर, 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें ये 2 धागे हैं, ये एक ऊपर वाला धागा है जिसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, और ये नीचे वाला धागा है जिसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ। असल में 2 जो है हमारा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और इसके ऊपर ये खास तरह का जो सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज दी प्रोमोटर रीजन, ठीक है। अच्छा, अब इस 2 को अगर हम ट्रेस करें तो ये 2 घूम के जो आ रहा है वो यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, हमें सिर्फ इस स्ट्रैंड को देखना है। तो इस स्ट्रैंड के अंदर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो 3 प्राइम एंड की तरफ
आपका प्रोमोटर रीजन है, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन के अंदर, और जो नया धागा बनेगा जिसको आप आरएनए कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करते हुए जो नया धागा बनाएगा वो बनाएगा किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। तो न्यू धागा बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के अंदर, और आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम के अंदर। ठीक है, अच्छा अब ये जो सीक्वेंस है जिसे आप प्रोमोटर रीजन कह रहे हैं, ये एक्चुअल जीन से कितना पीछे है इसके लिए नंबर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इंफॉर्मेशन असल में कॉपी होनी है, ठीक है, दिस इज द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से कितना पीछे आपका प्रोमोटर रीजन है ये नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका +1 है, 1 न्यूक्लियोटाइड पीछे, 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे, 35 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे, ठीक है। तो ये नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर यानी बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जो प्रोमोटर रीजन है वहां पे खास तरह का सीक्वेंस होता है TAT, ठीक है, और ये होता है -10 नंबर के ऊपर। और दूसरा सीक्वेंस जो है आपका वो कहलाता है TTGACA, वो होता है -35 नंबर के ऊपर। यहाँ पे ये जो डीएनए मेंशन किया हुआ है ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, इसमें अगर आप 10 न्यूक्लियोटाइड जहां से भी स्टार्टिंग पॉइंट है उससे 10 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे देखें तो TAT और -35 के ऊपर अगर आप देखें तो TTGNACA का सीक्वेंस है। ये इसके क्या है, ये प्रोमोटर रीजन है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर टाटा बॉक्स कहलाता है, ठीक है, ये -25 नंबर के ऊपर होता है, और कैट बॉक्स कहलाता है जो कि -70 के ऊपर होता है। अगर ये 10 है और ये 35 है तो यहाँ कहीं पे यूकैरियोटिक डीएनए में यहाँ कहीं पे टाटा बॉक्स होगा जो कि प्रोमोटर रीजन के तौर पर बिहेव करता है, और कैट बॉक्स जो है ये -70 नंबर के ऊपर होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो इसको हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आइडेंटिफाई करता है, इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, और यहाँ से उसको पता लगता है कि अच्छा मैंने अब इस डायरेक्शन मूव करना है, क्योंकि मैसेंजर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करना होता है 3 to 5, और वो 3 to 5 मूव करते हुए जो नया आरएनए बनाता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता है। हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होगा वो 3 प्राइम रीजन के ऊपर होगा, 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होगा। इनिशिएशन के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है हमारा उसे हम एलोंगेशन कहते हैं। जब आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठ गया यहाँ पे प्रोमोटर रीजन के ऊपर, तो अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। ये डायरेक्शन कहलाती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो डीएनए के धागे के ऊपर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलेगा। अब ये एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। उससे पहले ये क्या करेगा, डीएनए के इस रीजन को खोलेगा, ये जो कॉइल हुआ है डीएनए इस रीजन को खोलेगा। अगर आपको याद हो तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने देखा था एक तरह का एंजाइम होता है जिसको आप हेलिकेज कहते हैं। हेलिकेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में होते हैं, और इस तरह से वो डीएनए को खोलता है। आरएनए पॉलीमरेज एक बहुत ही अच्छा एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज के अपने अंदर जो है ना वो हेलिकेज का डोमेन होता है, यानी इसको एडिशनल किसी और एंजाइम की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही जो है इस डीएनए को खोल सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन में बाइंड होने के बाद अब ये डीएनए को खोलना शुरू करता है, और किस डायरेक्शन में खोलेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये डीएनए के ऊपर चल रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर चल रहा है और डीएनए को खोल रहा है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो फ्री आपके पास आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद होते हैं, तो उनको बुला के जो है ये ऐड करता जाता है और एक चेन बनाता जाता है जिसको आप आरएनए कहते हैं, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। रूल वही है, जहां जहां डीएनए में एडेनिन होगा वहां वहां ये यूरेसिल को बुलाएगा, जहां डीएनए में थायमीन होगा वहां पे ये एडेनिन को बुलाएगा, जहां पे गुआनिन होगा वहां पे साइटोसिन को बुलाएगा, और जहां पे साइटोसिन होगा वहां पे गुआनिन को बुलाएगा। सो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, कि जिसके अंदर व्हाइट कलर से लिखे हुए हैं, ऊपर वाले स्ट्रैंड में ब्लैक कलर से लिखे हुए न्यूक्लियोटाइड, नीचे वाले में व्हाइट कलर से लिखे हैं, तो व्हाइट कलर वाला जो है हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में प्रोमोटर रीजन है, तो प्रोमोटर रीजन हमेशा 3 प्राइम में होता है। ये आपका स्ट्रैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे प्रोमोटर रीजन था। प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होने के बाद, फॉर एग्जांपल ये प्रोमोटर रीजन था, प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के बाद उसने डीएनए को खोला, क्योंकि इसके अपने अंदर हेलिकेज एक्टिविटी होती है, इसने डीएनए को खोला, और डीएनए को खोलने के बाद अब ये एक एक न्यूक्लियोटाइड को देख रहा है। थायमीन था, इसने यहाँ पे एडेनिन ऐड कर दिया, एडेनिन था, इसने सामने यूरासिल ऐड कर दिया, गुआनिन था, उसने सामने साइटोसिन ऐड कर दिया, गुआनिन था, साइटोसिन ऐड कर दिया। तो मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, डीएनए के धागे के ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम।
और जो नया आरएनए बन रहा है वो जाहिर है ऑपोजिट बनेगा। तो नया आरएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है, और हमेशा जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो 3 प्राइम एंड के ऊपर होगा। यानी आप इस धागे की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 प्राइम एंड के ऊपर ऐड हो रहे हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का वर्ड यूज किया जाता है। जो भी आपका प्रोमोटर रीजन था या जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे पहले की अगर आप बात करें तो वो अपस्ट्रीम होता है। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देखें तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से जो प्रोमोटर रीजन है वो अपस्ट्रीम मौजूद है, यानी वो उससे पीछे मौजूद है। ठीक है, और जो एक्चुअल जीन है वो कहाँ मौजूद है, वो डाउनस्ट्रीम मौजूद है। तो जो मूवमेंट है, जो आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट है वो डाउनस्ट्रीम होती है। ठीक है, तो डीएनए को वो पढ़ रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, और उनको अटैच करके जो है वो आरएनए पॉलीमर बनाया जा रहा है जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, बेस पेयरिंग का रूल आप यूटिलाइज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि जहां जहां थायमीन था वहां पे आपने यूरासिल ऐड कर दिया। सो दिस इज एलोंगेशन। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता जाता है। ठीक है, जब 10 के करीब न्यूक्लियोटाइड, अभी तो देखें डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का आपस में बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन जब 10 के करीब न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं तो फिर ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये डीएनए से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद ये टेल की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगले न्यूक्लियोटाइड्स अटैच है, लेकिन पिछले न्यूक्लियोटाइड सेपरेट होते जाते हैं और वो टेल की फॉर्म में जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है एलोंगेशन का, जहां तक जीन है वहां तक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहते हैं। देन एक फाइनल, जिस तरह प्रोमोटर रीजन था बिल्कुल उसी तरह एक खास सीक्वेंस आता है जिसको आप टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। तो वहां तक जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं, और ये आपका प्रोसीजर कहलाता है एलोंगेशन। एलोंगेशन के बाद जो फाइनल स्टेप आता है उसे आप कहते हैं टर्मिनेशन। जिस तरह खास रीजन जो है वो प्रोमोटर के तौर पर बिहेव कर रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर बिहेव कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह एक खास सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को कहता है कि बेटा बस हो गया, अब आप काम बंद कर सकते हैं। तो जब आरएनए पॉलीमरेज वहां पे पहुंचता है तो दो काम होते हैं। पहले जो आरएनए मॉलिक्यूल है जो बन रहा था, आरएनए का जो धागा बन रहा था वो कंप्लीटली, पहले तो हमने देखा था कि उसका पिछला एंड जो है जो टेल की फॉर्म में अलग हो गया था, लेकिन अगला जो हिस्सा है वो अटैच था, तो फिर ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है डीएनए से। तो पहला काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि ये जो इतना बड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज है ये भी कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। किससे? आरएनए डीएनए से भी, और न्यू जो आरएनए बना है उससे भी। तो ये दो काम होते हैं जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बिल्कुल अपने एंड पर पहुंचता है, टर्मिनल रीजन पे पहुंचता है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बनता है जिसको आप जीसी हेयरपिन कहते हैं। अब ये जीसी हेयरपिन क्या है या जीसी लूप क्या है? तो बेसिकली होता यह है कि टर्मिनेटर रीजन के अंदर जो आपका वो होता है डीएनए होता है, तो होता ये है कि जो टर्मिनेटर रीजन है उसमें जो डीएनए होता है वहां पे एक खास तरह का सीक्वेंस होता है। तो मान लें कि ये यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे बहुत सारे ना गोनीन लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गोनीन लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एडेनिन लगे हुए हैं। ठीक है, थायमीन लगे हुए हैं, एंड देन यहाँ पे साइटोसिन लगे हुए। अब होगा क्या कि इससे जब आरएनए बनेगा, इससे यहाँ पे अगर हम आरएनए बनाएं, यहाँ कहीं बनाता, जब इससे मैं आरएनए बनाऊंगा तो जहां जहां गोनीन लगा हुआ है वहां पे साइटोसिन बन जाएगा। ठीक है, जहां जहां एडेनिन लगा हुआ था वहां पे यूरासिल बनेगा, जहां जहां थायमीन लगा हुआ था वहां पे एडेनिन, और जहां जहां साइटोसिन लगा था डीएनए में वहां आरएनए में क्या आ जाएगा, गोनीन आ जाएगा। तो होता यह है कि ये फोल्ड हो जाता है आपस में। ये जो साइटोसिन है और ये जो गोनीन है इनकी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है आपस में, तो ये फोल्ड हो जाता है, और इस फोल्ड होने से एक लूप की तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप जीसी हेयरपिन कहते हैं या जीसी लूप कहते हैं। तो ये भी एक मैसेज होता है किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए, कि बस यहाँ पे जो है ना वो एंड करनी है। तो नेट अगर चल रहा है तो मैं दिखाता हूँ, नेट चल रहा है। सो दिस इज द जीसी हेयरपिन, ठीक है, या जीसी लूप जिसे कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स अगर दिखा रहे हैं, अच्छी अगर डायग्राम मुझे मिल जाए, अच्छा ये बेहतर है। ठीक है, तो आरएनए के अंदर क्या है, यूरासिल और एडेनिन, ये साइटोसिन और गुआनिन है, साइटोसिन और गुआनिन है, तो इनकी आपस में अट्रैक्शन होती है
और इस अट्रैक्शन की वजह से आपके पास ये यहाँ से मैसेंजर आरएनए बनता हुआ आ रहा है, तो साइटोसिन गोनिन जो है ना यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उससे ये होता है कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है तो ये फोल्ड हो जाता है और इस फोल्ड होने की वजह से एक लूप फॉर्म हो जाता है और उसके आगे फिर बहुत सारे यूरेसिल जो है मौजूद होते हैं। तो ये हमेशा आपको नजर आएगा, जीसी हेयर पिन नजर आएगा और आखिर में बिल्कुल बहुत सारे यूरेसिल नजर आएंगे। सो दिस इज हाउ आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो एंड होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड होने के बाद जो है वो इस आरएनए को प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं और इससे फिर फाइनल जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है वो। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के साथ डिटेल में बात करेंगे।